सब मेहमानों को विदा करने के बाद आर्यन का शरीर पोर पोर दुख रहा था। शादी में खूब रौनक थी, पर अब सब मेहमानों के जाने के बाद पूरा घर भाए भाए कर रहा था। सोचा क्यों न एक कप चाय पीकर थोड़ी थकान कम कर ली जाए। और फिर आर्यन ने अपनी मम्मी कविता को आवाज़ दी, मम्मी एक कप चाय बना दीजिए। फिर आर्यन मन ही मन सोचने लगा कि खुशबू से भी पूछ लेता हूँ, बेचारी नए घर में पता नहीं कैसा महसूस कर रही होगी। आर्यन ने धीमे से दरवाज़ा खटखटाया तो खुशबू की महीन सी आवाज़ सुनाई दी। कौन है? आर्यन बोला, खुशबू मैं हूँ। अंदर जाकर देखा खुशबू एक हल्के बादामी रंग का सूट पहने खड़ी थी। न होठों पर लिपस्टिक, न आँखों में काजल, न ही कोई और साज श्रृंगार। ऐसा नहीं था कि आर्यन कोई पुरानी सोच रखता था, पर खुशबू के चेहरे पर वह लुनाई नहीं थी जो नई दुल्हन के चेहरे पर रहती है। आर्यन ने चिंतित स्वर में कहा, ठीक तो हो खुशबू, चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगी। और यह कहते हुए खुशबू का स्वर इतना सपाट था कि आर्यन उल्टे पैर लौट गया। मन ही मन आर्यन सोच रहा था कि न जाने कैसी लड़की है। उसने तो सुना था कि पत्नी के आने से पूरे जीवन में खुशी की रुंझन हो जाती है, पर खुशबू तो न जाने क्यों इतनी सिमटी सिमटी रहती है। रात को आर्यन कितने अरमान के साथ खुशबू के पास गया था, कितनी सारी बातें करनी थीं, पर उसने देखा खुशबू गहरी नींद में सोई हुई है। आर्यन को थोड़ी निराशा हुई, पर फिर लगा हो सकता है बेचारी थक गई होगी। वैसे भी पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। अगले दिन आर्यन अपने दोस्त नीरज से यह बात बोल ही रहा था तो नीरज हंसते हुए बोला, हर कोई तुम्हारी तरह बातों में शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकता है, कुछ समय दो, एडजस्ट हो जाएगी। वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आती हैं, तो उन्हें एडजस्ट होने में कुछ समय तो लगता ही है। आज रात आर्यन और खुशबू अपने हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे। आर्यन ने खुश होते हुए कहा, खुशबू पैकिंग करने में मैं थोड़ी मदद करूं क्या? खुशबू ठंडे स्वर में बोली, थैंक यू आर्यन, मैंने कर ली है। आर्यन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि खुशबू का बस एक छोटा सा बैग था जिसमें 4 या 5 टी शर्ट और 3 जीन्स थीं। खुशबू से बड़ा तो आर्यन का ही बैग था। आर्यन के जीवन में खुशबू पहली लड़की नहीं थी, उसकी पहली भी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। लड़कियों को तो कपड़े, गहनों और मेकअप का कितना शौक़ होता है। पूरे रास्ते विमान यात्रा में भी खुशबू के मुंह पर चुप्पी का ताला लगा हुआ था। आर्यन तो खुशबू की सादगी पर पहले दिन से ही मोहित था। उसके होठों पर छोटा सा काला तिल, थोड़ी सी उठी हुई छोटी सी नाक, हंसते हुए गालों पर पड़ते हुए गड्ढे, उठे हुए चौंकबोस और लहराते काले घुंघराले बाल। खुशबू का रूखापन उसे समझ नहीं आ रहा था। गोवा में होटल के कमरे में पहुंचकर खुशबू ऐसे सहम गई जैसे आर्यन उसका पति नहीं, कोई अजनबी हो। आर्यन ने सोचा शायद खुशबू हनीमून में थोड़ी खुल जाए। रात को खुशबू बाथरूम से नहाकर निकली तो बच्चों जैसा नाइट सूट पहने थी। आर्यन का सर्वांग जल गया। आर्यन झंझला कर बोला, खुशबू तुम्हें शादी का मतलब पता है या नहीं? खुशबू कुछ न बोली, पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। आर्यन घबरा गया और बोला, खुशबू मेरा यह मतलब नहीं था, सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? खुशबू धीमे से बोली, आर्यन मुझे कुछ टाइम दे दो। खुशबू मैं तैयार हूँ, पर थोड़ा मुस्करा दो।
हनीमून में भी दोस्ती करने की सारी कोशिशें आर्यन ही करता रहा। खुशबू वहाँ को होकर भी नहीं थी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे बात करे। दोस्तों ये बात करेगा तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे कि वह अपनी बीवी को काबू में नहीं रख पाया है। खुशबू का बर्फ़ जैसा ठंडा व्यवहार आर्यन को अंदर तक जला देता था। आर्यन जैसे ही रात में खुशबू के करीब जाने की कोशिश करता, खुशबू की घिघी बंध जाती और आर्यन को ऐसा महसूस होता जैसे वह कोई बलात्कारी हो। आर्यन का मन सिहर उठता और वह खुशबू को परे धकेल देता। कभी आर्यन को लगता कि खुशबू के मम्मी पापा से बात करे या उसकी सहेलियों से कि क्या खुशबू को कोई समस्या है। मॉरिशस से सीधे आर्यन और खुशबू मुंबई चले गए, जहां आर्यन की नौकरी थी। अगले दिन आर्यन के ऑफिस जाने के बाद खुशबू ने घर की काया पलट ही कर दी थी। आर्यन जब लौटा तो चकित रह गया। खुशबू की चुप्पी तो नहीं टूटी थी, पर वह घर में आर्यन के साथ रच बस गई थी। एक दिन आर्यन खुशबू से बोला, घर की याद आ रही है क्या? तुम शादी के बाद एक बार भी अपने घर नहीं गई हो। तुम्हारी पग फेरे की रस्म भी होटल में ही कर दी थी। खुशबू ने कहा, नहीं आर्यन, मैं ठीक हूँ। आर्यन को याद आया कि खुशबू को उसने कभी पहले घर बात करते नहीं देखा और न ही वह और लड़कियों की तरह सारा दिन अपने मोबाइल में लगी रहती है। रात के 8 बज गए थे। आर्यन अभी दफ्तर में से नहीं आया था और खुशबू बेचैनी से आर्यन की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही आर्यन ने घंटी बजाई, खुशबू दौड़ आई और बोली, कहाँ चले गए थे? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, खुशबू कपड़े बदल लो, चलो आज डिनर करने बाहर चलते हैं। खुशबू एक सादा सा कॉटन का सूट पहनने के लिए निकली थी कि तभी आर्यन बोला, रुको। फिर शिफॉन का मैरून रंग का गाउन निकालकर खुशबू को दे दिया और साथ में मोतियों का सेट। जब खुशबू तैयार होकर आई तो आर्यन बोला, खुशबू आज इतनी सुंदर लग रही हो कि आंखें नहीं ठहर रही हैं मेरी। खुशबू शर्माते हुए बोली, आर्यन तुम कुछ भी बोलते रहते हो। आर्यन कार ड्राइव करते हुए सोच रहा था, शुक्र है कम से कम खुशबू हंसी तो सही। डिनर करते हुए आर्यन ने खुशबू से उसके शौक़ और दोस्त के बारे में बातचीत करी, पर परिवार की बात करते ही खुशबू चुप हो गई। आर्यन को इतना तो समझ आ गया था कि कोई बात तो है जो खुशबू के परिवार से जुड़ी हुई है। 1 माह बीत गया था। खुशबू बोलती तो अब भी कम ही थी, परंतु इस जीवन में रच बस गई थी। आर्यन की पसंद नापसंद को खुशबू जान चुकी थी। खाने में क्या बनाना है जैसे छोटी सी बात को भी वह आर्यन से 10 बार पूछती थी। कोई भी फैसला खुशबू अपने आप से लेने में सक्षम नहीं थी। आर्यन धीरे धीरे खुशबू को घर के साथ साथ बाहर के काम भी जिम्मेदारी से देने लगा था। जो खुशबू घर से बाहर पैर निकालने में पहले 10 बार झिझकती थी, अब वही मुंबई के हर कोने से परिचित थी। परंतु खुशबू और आर्यन का रिश्ता भी उतना ही औपचारिक था। देखते ही देखते करवा चौथ का त्यौहार आ गया था। आर्यन ने खुशबू के लिए मम्मी के कहे अनुसार साड़ी, गहने और चूड़ियाँ ले आया था। करवा चौथ से 1 दिन पहले वह शाम को ही आ गया था। उसने खुशबू को कुछ नहीं करने दिया। उसके हाथों में मेहंदी लगवाई और रात का खाना बाहर से पैक करवाया। रात में आर्यन ने खुशबू को अपने हाथों से खाना खिलाया तो खुशबू बोली, आर्यन आई एम वेरी हैप्पी। आर्यन बोला, खुशबू मैं कब हैप्पी बनूंगा? खुशबू आर्यन की बात सुनकर एकदम से शक पका गई।
करवा चौथ की रात को खुशबू इतनी सुंदर लग रही थी कि आर्यन अपने आप को रोक नहीं पाया था, पर खुशबू के बर्फ़ जैसे ठंडे शरीर को बाहों में लेते ही वह सिहर उठा। अब तो आर्यन को ये लगने लगा था शायद वह ही नामर्द है, जिस कारण खुशबू को वह उत्तेजित नहीं कर पाता है। आर्यन इतना परेशान हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया कि वह 3-4 दिन के लिए गोवा चला जाएगा। जब उसने खुशबू को बताया तो खुशबू अपना सामान भी रखने लगी। तभी आर्यन बोला, खुशबू मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं। तुम तो मेरी छाया से भी दूर भागती हो, तो तुम यहाँ पर ही अपनी कंपनी एंजॉय करो। खुशबू को आर्यन से यह उम्मीद नहीं थी, पर वह क्या बोलती। गोवा से जब चौथे दिन आर्यन लौटा तो खुशबू आर्यन से बोली, देखो मैं बुरी ही सही, पर तुम आगे से मुझे छोड़कर मत जाना। पता है मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा महसूस कर रही थी। खुशबू तुम एक रोबोट हो, तुम्हारे अंदर कोई संवेदना नहीं है, पर मैं एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी शारीरिक ज़रूरतों का क्या करूँ? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो, या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? खुशबू बोली, आर्यन ऐसा नहीं है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह शादी मेरी गलती की सज़ा है, वह गलती जिसे मैं न जानबूझकर करी न अनजाने में किया था। अचानक खुशबू ने यह कहकर अपनी जीभ काट ली। आर्यन सकते में आ गया। क्या यह शादी खुशबू के लिए सज़ा है? आर्यन को एकाएक बहुत तेज गुस्सा आ गया। मन कर रहा था कि खुशबू से पूछे कि जब शादी का मन ही नहीं था तो क्यों उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। खुशबू ने मुंह से बात तो निकल गई थी, पर उसे समझ आ गया था कि आर्यन आहत हो गया है। शाम को जब खुशबू आर्यन के लिए चाय लेकर आई तो चुपचाप उसके पास बैठ गई और बोली, आर्यन मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। खुशबू मुझे पूरा सच जानना है, मुझे इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो। खुशबू भर्राई आवाज़ में बोली, आर्यन पूरा सच जानकर आप मुझसे नफ़रत करने लगोगे, शायद घर से चले जाने को भी कह दें। आर्यन मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, यह घर मुझे अपना लगता है, आप मुझे अपने लगते हो। आर्यन प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, खुशबू मैं तुमसे एक पति की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बात करना चाह रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में अंतिम वर्ष में थी तब मेरी ज़िंदगी में राजन आ गया था। मैं उससे बेहद प्यार करने लगी थी और वह भी मुझे बेहद चाहता था। आर्यन राजन के साथ में थोड़ा आगे तक निकल गई थी, जिसे हमारे समाज में गलत मानते हैं। मैं उसके प्यार में बावरी हो गई थी। जब मेरा परिवार लड़का देखने लगा तो मैंने तो अपने परिवार को राजन के बारे में बताया, पर मम्मी पापा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे लोग उस जाति से हैं जो काफ़ी रूढ़िवादी होते हैं और आर्थिक से भी राजन का परिवार अधिक संपन्न नहीं है। पर मेरे ऊपर तो इश्क का जुनून सवार था। मैंने राजन को जब सारी बात बताई तो उसने कहा, कुछ सोचने का समय दो। एक दिन जब मुझे पता चला कि आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मैं रात को घर से निकल गई और राजन के फ्लैट में पहुंच गई। राजन मुझे इस तरह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके 2 और दोस्त जो वहीं उसके साथ रहते थे मुझे अजीब नज़र से देख रहे थे। फिर राजन मुझे एक कमरे में ले गया और बोला कि चलो आज फिर से स्वागरात मना लेते हैं। मैं घबरा गई और बोली कि राजन प्लीज़ अभी नहीं, तुम कुछ भी करो पर मुझे अपना बना लो। मैं तुम्हारे अलावा
किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। इस पर राजन हंसते हुए बोला कि जान, वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तो जैसे ही राजन को धक्का दिया तो वह तिलमिला उठा और बोला कि निकलो यहाँ से, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। जाकर पहले सेक्स एजुकेशन लो, फिर शादी के बारे में सोचो। निहायत ठंडी हो तुम, पहली बार भी तुम एक लाश की तरह पड़ी रही थी। जब मैं राजन के हाथों अपमानित होकर अपने घर पहुंची तो मम्मी ने मुझे आड़ों हाथों लिया। भैया ने 3-4 थप्पड़ लगा दिए। पापा मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देख रहे थे। सबने मुझे चरित्रहीन और गिरी हुई लड़की मान लिया था। किसी ने मुझसे बात नहीं करी। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, चाहती थी कोई मुझसे बात करे, मेरे साथ मेरे दर्द को बांटे। आर्यन, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने राजन पर भरोसा किया, पर कभी लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे कोई फैसला लेना ही नहीं आता है। फिर लगता है शायद राजन ठीक ही कहता है, मैं सेक्स के लायक ही नहीं हूँ। आप लोग कब आए, कब मेरी शादी तय हुई, मुझे शायद कुछ भी याद नहीं। और फिर खुशबू फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ बंद गईं, पर फिर भी वह आगे बोलती रही, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं आज तक तुम्हारे साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना पाई हूँ। शायद मैं कभी किसी पुरुष को खुश नहीं कर पाऊँगी। आर्यन सारी बातें सुनने के बाद बोला, खुशबू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो? तुम्हें राजन जैसे लड़के ने कुछ भी कहा और तुमने उसे सच मानकर स्वीकार कर लिया। नई जिंदगी को खुले दिल से स्वीकार करो। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त कर दूँगा, अन्यथा खुद को इन पूर्व ग्रहों से मुक्त करो। खुशबू झिकते हुए बोली, आर्यन, क्या आप मुझे चरित्रहीन गिरी हुई लड़की नहीं मानते हो? खुशबू, उस हिसाब से तो मैं अधिक चरित्रहीन हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी तुमसे पहले 3 लड़कियाँ आई थीं। खुशबू फिर सहमते हुए बोली, अगर मैं आपको पूरी उम्र पत्नी का सुख नहीं दे पाई तो? खुशबू, मेरे लिए तुम्हारा प्यार और सम्मान शारीरिक नज़दीक से अधिक ज़रूरी है। फिर डॉक्टर्स किस मर्ज की दवा है? सबसे पहले अतीत के पन्नों को फाड़ दो। खुद को अतीत से मुक्त करके मुझे खुले दिल से अपना लो। और इसका एक ही तरीका है, राजन और अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी माफ़ कर दो। तुम्हारे परिवार ने जो भी किया वह सही है या गलत है मुझे नहीं पता है, पर उन्हें माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। जब तक तुम खुद को अतीत से मुक्त नहीं करोगी, इस रिश्ते को अपना नहीं पाओगी। उस रात घर का कोना कोना खुशी से भरा था। खुशबू लाल और हरी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। आर्यन आगे बढ़कर खुशबू को गले लगाने ही वाला था कि कुछ सोचते हुए एकाएक रुक गया। खुशबू ही चुपके से आर्यन के गले लग गई। तब आर्यन को ऐसा महसूस हुआ मानो आज वास्तव में खुशबू अपने अतीत से मुक्त होकर उसकी बाहों में पिघल रही थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जताना है और आपको बताना है कि आप अपने बच्चों से बीच बीच में बात करते रहिएगा। वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं और क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टेड कहानी में। तब तक आप अपने परिवार के साथ सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।